हाँ जी, बताओ कौन बताएगा? प्रणव, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है? किससे हैं? हाँ हाँ, कैसे करते हैं वही तो पूछ रही हूँ। करते क्या है, क्या उसका अपरेटस है? ठीक है, फिर? ऐसे लिख के आओगे पेपर में? मग्घे में रॉड लगा के इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देंगे हैं? कैसे लिख के आएंगे पेपर में? हाँ जी बताइए जल्दी। पेपर में तो मैम ऐसे भी लिख के आएंगे जैसे आप बोल रहे हो, पेपर में तो फिर अलग ही लिख के आएंगे। हैं, लिख दोगे? लिखना नहीं है, बताना है। हाँ जी बताओ जल्दी, क्या किया था? मैम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया था, और टैंक के अंदर क्या किया था? कौन सा, अगर सोडियम को अलग करना है, कौन से मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से सेपरेट करते हैं? हाँ जी, कौन से मेटल्स होते हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, टॉप पे है? कौन कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, या तो क्लोराइड से अलग करते हैं या फिर उनके ऑक्साइड में से सेपरेट करते हैं। ये चीज पढ़ के गए थे। हाँ जी बताना जरा, क्या था वो अपरेटस, क्या था? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कौन से इलेक्ट्रोड को अटैच करते हैं? कैथोड को। उस पर क्या होती है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट करते हैं? एनोड को। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। बताना फिर क्या हुआ था, फिर क्या क्या किया था तुमने? टैंक में क्या लिया था देव? सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लिया था, मतलब आयंस पड़े हुए थे। फिर क्या होता है, जो मैम केटायंस होते हैं ना, मेरे ध्यान से सुनो, जो केटायंस होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स कैथोड। क्यों? क्योंकि मैम उन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो केटायंस अट्रैक्ट टुवर्ड्स कैथोड, और जो एनायंस होंगे वो मेरे अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कौन है? उसको कहते हैं कैथोड। और जो मेरे एनायंस है वो जाएंगे मेरे एनोड की तरफ। ठीक है, ये चीज। फिर तुमने क्या पढ़ा था उसके बाद, क्या होता है? हाँ जी, कौन किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन देगा? जो पॉजिटिवली चार्ज है मैम, मेरे जो कैथोड पे गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, लूज करेंगे? वो गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे मैम? इलेक्ट्रॉन आएंगे क्लोराइड आयन में से। जो क्लोराइड आयन मेरा एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो वहां जाते ही क्लोरीन गैस बना देगा, और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे चले जाएंगे कैथोड पे, जहां पे सोडियम आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सोडियम बना देंगे। तो इस तरीके से जो मेरा मेटल मिलता है ना मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद, वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसकी कोई रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, फिर तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो किसकी करते हैं? जल्दी बताओ। कॉपर की हमारे कोर्स में मैम, बाकी करते तो बहुत की, निकल की भी करते हैं, जिंक की भी करते हैं, सिल्वर की भी है, और किसकी थी एक, वो कौन सा दिया हुआ तो टिन है ना। लेकिन कॉपर की हमारे कोर्स में, हाँ जी, उसकी क्या कंडीशन जल्दी बताओ। उसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है, उसमें भी एक कैथोड लेना है, एक एनोड लेना है। लेकिन जो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड्स लेने हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर, क्योंकि अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैम कभी भी हम प्योरीफाई नहीं कर सकते मेटल को। बताओ क्या क्या कंडीशन थी? हाँ जी, कैथोड पे क्या लिया था? प्योर स्ट्रिप ली थी पतली, या फिर इम्प्योर स्ट्रिप ली थी मोटी? कौन सी थी कैथोड? क्यों कैथोड पे मैम मेटल मिलेगा, मेटल को प्योर करना है, तो कैथोड पे हमने प्योर स्ट्रिप ली थी मेटल की। हाँ जी, एनोड क्या लिया था? इम्प्योर सैंपल, मोटा सैंपल। ठीक है, काफी मोटी सी स्ट्रिप थी इम्प्योर सैंपल की, उसमें गंदगी जो है उसको दूर करना है। हाँ जी, फिर क्या किया था तुमने? उसके बाद क्या हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी पास करी, फिर क्या हुआ मैम? जो मेरा एनोड था ना, जो मेरे एनोड पे इम्प्योर सैंपल था, उसके इम्प्योर सैंपल में से कॉपर के आयंस निकल के कहां आए थे? टैंक के अंदर। टैंक के अंदर पहले से क्या लिया हुआ है तुमने? कौन सा सोल्यूशन लिया हुआ है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ है। क्या मतलब है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का? उसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैम उसके अंदर बहुत सारे कॉपर के आयंस है। अब ध्यान से सुनो, एनोड पे से जितने आयंस निकल के आएंगे ना, एनोड पे जो इम्प्योर स्ट्रिप थी, ध्यान से सुनो, एनोड पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर स्ट्रिप थी, उसमें से जितने आयंस निकल के मेरे टैंक में आते हैं ना, उतने ही आयंस मेरे यहां से कैथोड पे जाके जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, उसको मोटा करते हैं। किस पे? कैथोड को। ठीक है, एक लाइन लिखी थी तुमने, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयंस, तो उसका क्या मतलब है? एनोड में से, गंदे सैंपल में से जितने आयंस निकल के यहां आएंगे ना टैंक के अंदर, उतने ही टैंक में से आयंस किसके ऊपर जाके चिपकेंगे? कैथोड के ऊपर। तो इस तरीके से यह पूरा प्रोसेस चलता रहता है, और पूरा इम्प्योर सैंपल जो है उसमें से आयंस निकल के कहां अटैच हो जाते हैं? कैथोड की स्ट्रिप पे। और कैथोड पे तुम्हें क्या मिलता है फाइनली? थिक स्ट्रिप ऑफ कॉपर, प्योर मेटल। ठीक है, और गंदगी कहां है? जो सॉल्युबल गंदगी है वो तो टैंक में डिस्पर्स्ड होगी, लेकिन मैम जो इनसॉल्युबल गंदगी है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो ग्रेविटी की वजह से एनोड के जस्ट नीचे बैठ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एनोड मड।
ठीक है, ये पढ़ के गए थे। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी पूरा पता होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे, और रिफाइनिंग भी, ठीक है। और आते ही नहीं पे, ये नहीं कि तुम्हें सिल्वर का दे देगा, वो सिल्वर का बताओ, नहीं, वो नहीं देगा, उसे पता है। उसे क्या पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा कोर्स है, 5 सब्जेक्ट है, तो जो तुम्हारे कोर्स में चीजें वही आती हैं। आ जाओ, आज ही क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज ही क्लास में कोरोजन पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का टेस्ट कब दोगे ये डिसाइड कर लेना, ठीक है। अगले हफ्ते एक बार इसका टेस्ट दे दो। मेरा मन नहीं था अभी तुम्हारा टेस्ट लेने का, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इनका एक टेस्ट ले लो, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा इनको कुछ कुछ चीजें आ जाएंगी इसकी, ठीक है। सारा नहीं भी आया, कुछ कुछ तो आ ही जाएगा। बताओ जल्दी, कब दे रहे हो टेस्ट? 22 के बाद तो तुम चले जाओगे, मुझे टेस्ट पहले लेना है। जल्दी बताओ, पढ़ के चले जाना ना थोड़ा सा, फिर तो मस्ती करनी है तुम्हें 10 दिन वहाँ, क्या लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ हाँ, वहाँ जल्दी उठाएंगे वो, बस तुम्हारी वैसी ट्रेनिंग होगी, बाकी तो क्या है, हल्का ही रहेगा वहाँ। दिन में तो फ्री रहोगे ज़्यादातर, है ना। सुबह के टाइम बड़ा वो लोग परेड करवाते हैं, क्या करवाते हैं। पर बताना आगे क्या क्या करवाया उन्होंने तुमसे, जल्दी बताओ। हैं 20 को? 20 को क्या है तेरा, क्या है 20 को? मन क्या है तेरा? मन तो अभी तक करा ही नहीं है पूरे साल में। कब मन किया है टेस्ट करने का? अभी विभोर बताएगा, विभोर से पूछती, फिर ये कहता है बहुत टेस्ट लेती हूँ आप, तो परेशान कर देती हूँ टेस्ट ले लेके। विभोर बताना बेटा, कब लूँ फिर? जल्दी बताओ, इसी महीने, अभी थोड़ा तुम्हारे जाने से पहले। 20 में ले लूँ, ठीक है, 20 में डन। 20 को कौन सी डे है, डे कौन सा है? तुम 20 को तुम जा रहे तुम हैं? ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे को टेस्ट है, पढ़ लेना आज। आज मस्ती कर लेना, किसके साथ फास्ट है, कौन भक्ति में लीन है आज, तो तुम लीन हो जाना आज, कल पढ़ लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ जी, ध्यान से सुनो, सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी जरूर पढ़ लेना। आज चैप्टर खत्म कर देते हैं। आओ, ये कह रहा है कि 3 टेस्ट ट्यूब लो, उनके अंदर क्लीन आयरन की नेल डालो, तीनों के अंदर। लेबल दीज टेस्ट ट्यूब ABC, पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट। हाँ जी, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। अभी ये वाला डायग्राम मत बनाना, दूसरा डायग्राम बना लेना, ठीक है, जो आगे दिया हुआ है। क्या कह रहा है वो, तीनों में क्या लेनी है? तीनों में वो कह रहा है कि मैम आयरन की नेल लेनी है, ठीक है, और कॉर्क लगाना है ऊपर से। कॉर्क है मतलब आयरन की नेल जो है वो अंदर है इसके। अब उसने तुमको कहा है कि पोर बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब B। इस वाली टेस्ट ट्यूब में कौन सा पानी लेना है? बॉइल्ड डिस्टिल वाटर। हाँ जी, डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर वो होता है मैम जिसके अंदर कोई आयंस नहीं होते, फ्री फ्रॉम आयंस, मतलब नॉन कंडक्टिंग वाटर। और इसको भी तुमने बॉईल कर दिया है। बॉईल करने का मतलब है कि जितनी इस पानी के अंदर डिजोल्व्ड गैसेस थी तुमने वो भी उड़ा दी है इसकी। हाँ जी, इसका मतलब इसके अंदर अब कोई डिजोल्व्ड गैस नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो पानी डाला है, ठीक है। उसके बाद वो तुमको कह रहा है कि इसमें ऑयल भी डाल दो। चलो अगला डायग्राम ही बना लेना, ठीक है। ऑयल डाल के तुम्हें क्या करना है, नेल मुझे अंदर ही डालनी चाहिए थी, मैंने ऊपर रख दिया, कोई बात नहीं। हाँ जी, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑयल डाल लो, ये नेल अंदर है और पानी के अंदर है। कैसे पानी के अंदर है नेल? ये बॉइल्ड डिस्टिल वाटर के अंदर है, ऊपर से तेल की एक लेयर है। तेल की एक लेयर से क्या होगा? हाँ जी, अगर यहाँ तेल है तो जो बाहर की एयर है मैम वो भी अंदर नहीं जा पाएगी, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद उसने बोला है कि जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें आप थोड़ा सा क्या डाल दो, कैल्शियम क्लोराइड। उसमें पानी नहीं लिया है, पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, नो वाटर। यहाँ पे सिर्फ क्या चीज है? हवा है। और हवा में से भी तुमने क्या किया है? कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, पढ़ के आए हो पिछले चैप्टर में, क्या करता है? पानी खींच लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर किसी सैंपल के अंदर पानी होगा उसको खींच लेगा। इसका मतलब इस वाली टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर कोई पानी नहीं है, ऑक्सीजन तो है। टेस्ट ट्यूब में हवा है तो हवा के अंदर ऑक्सीजन तो है, बट कोई पानी नहीं है। यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ पानी है। बाहर से भी नहीं आ सकती ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि तुमने ऑयल की एक लेयर लगा दी है यहां ऊपर। इसमें क्या है? इसमें पानी है। तो तुमको ये बोला है, तुम्हें ये बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होगी। अब ये इस पे पूरा जितनी भी चीज यहां दी हुई है सब पे पूरा सवाल आया हुआ है, तो तुम बेटर है ये वाली डायग्राम बनाओ। हाँ जी, एक्टिविटी 3.14 लिखो और डायग्राम ये वाला बनाओ सुंदर सा, जल्दी। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तीनों पूछा है कि किसमें रस्ट होगा, किसमें रस्ट नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स ये एक्टिविटी तुम्हें क्या बताती है? ये एक्टिविटी मैम हमें ये बताती है कि आयरन की जो रस्टिंग है उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। क्या चाहिए मैम? एयर चाहिए, या फिर हम ये लिख सकते हैं इन शॉर्ट मॉइस्ट एयर चाहिए। मॉइस्ट एयर का क्या मतलब है? उसमें वाटर वेपर्स भी होने चाहिए और मैम उसके अंदर ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस होंगी तो ही हमारी रस्टिंग होगी, अदरवाइज कोई रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, बनाओ जरा तीनों टेस्ट ट्यूब फटाफट से। तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या है? ये देखो, इसमें हवा है। हवा बोले तो हवा के लिए क्या चाहिए? हवा में मैम कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमें यहाँ रस्टिंग के लिए। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है। और यहां पर देखो पानी भी है, दोनों कंडीशंस हैं। पहले वाली टेस्ट ट्यूब में दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसलिए यहां पर रस्टिंग हो जाएगी आयरन नेल की। लिखा भी हुआ है रस्टी आयरन नेल।
शुरू में ही रस्टिंग नहीं लिया, ये रस्टिंग हो गई है यहां पर, ठीक है। इसका मतलब यहां पर तुम्हें रस्टिंग देखने के लिए मिलती है टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। अब बी में देखो जरा क्या है, बी में मैम लिया है बॉइल्ड डिस्टिल वाटर, उसमें कोई आयंस नहीं है, लेकिन हमने बॉयल करके इसकी डिजोल्व्ड गैसेस हटा दी हैं। हाँ जी, इसका मतलब है यहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, पानी है सिर्फ, पानी तो है ऑफ कोर्स, ठीक है, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लिखा हुआ है तो पानी तो है, H2O तो है, बट ऑक्सीजन नहीं है। और ऊपर से यहां पे क्या किया है, ऊपर से मैम एक ऑयल की लेयर लगा ली है। ऑयल की लेयर लगाने से जो ऑक्सीजन बाहर हवा में प्रेजेंट है वो अंदर नहीं जा पाएगी। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में आप आयरन नेल के पास आपकी ऑक्सीजन नहीं है, बाहर जो हवा है तेल के जो बाहर है, यहां पर ऑयल की लेयर के बाहर जो एयर है उसमें है ऑक्सीजन, बट वो अंदर नहीं जा रही है, सिर्फ पानी पानी दिया है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, तीसरी टेस्ट ट्यूब में मैम एयर है, लेकिन वो ड्राई एयर है। ड्राई एयर का क्या मतलब है, हाँ जी, नो H2O, पानी नहीं है। ऑक्सीजन है क्या इस टेस्ट ट्यूब में, बताना जरा। ऑक्सीजन तो है मैम, एयर को नहीं निकाला है, ड्राई करिए एयर, किसकी हेल्प से, कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से। तो ये कई जगह तुम्हें आ चुका है, तुमने HCl वाली एक्टिविटी में भी इसको पढ़ा है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। जो चीज कोर्स में जितनी बार रिपीट होती है, जैसे सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी रिएक्शन हुई है अभी तक, मेटल की और एसिड की, तो पक्का आती है पेपर में, किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगी ही मिलेगी। इसका मतलब अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ गया और तुम्हें आ गया कि डायग्राम बना के बताओ या एक्टिविटी लिख के बताओ, तो ये एक्टिविटी तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी पूरी, कि रस्टिंग को बताना है तुम्हें, रस्टिंग बतानी है कैसी कंडीशंस में होती है। तो मैम ये वाली एक्टिविटी लिख देंगे कि 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, पहली टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे और पानी भी है वहां पर, एयर भी है, तो रस्टिंग हो जाएगी। लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लेंगे। बॉइल्ड डिस्टिल वाटर का मतलब है पानी तो है, ऑक्सीजन नहीं है, और ऊपर से मैम एक लेयर की किसकी लगा देंगे, ऑयल की। तो ऑयल की लेयर की वजह से बाहर जो हवा है, बाहर बोले तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही, ऊपर तो तुमने क्या लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क। तो कॉर्क के अंदर से बाहर से नहीं कोई हवा आ सकती किसी में भी, जो अंदर है अंदर की बात हो रही है। इस वाली एयर में ऑक्सीजन है लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती। इसका मतलब यहां पर सिर्फ पानी दे रहे हो और यहां पर ड्राई कर दिया एयर को। ड्राई का क्या मतलब है, ड्राई का मतलब पानी ही निकाल दिया है, सिर्फ ऑक्सीजन है। इस एक्टिविटी से मैम हमें ये पता चलता है कि अगर हमें रस्टिंग करवानी है या रस्टिंग होनी है आयरन के ऊपर, तो उसके लिए 2 कंडीशंस पक्की हैं। क्या, वाटर भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस भी चाहिए। दोनों कंडीशंस मिलेंगी तभी रस्टिंग पॉसिबल, अदरवाइज रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन को हम आगे भी लिखेंगे। रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी जाती है कि Fe की रस्टिंग के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। रस्ट का क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हो, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, Fe2O3.XH2O। क्या है ये, रस्ट का मतलब होता है मैम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये मतलब है, ये है रस्ट। तो ये पहली टेस्ट ट्यूब में हमें देखने के लिए मिला है। हाइड्रेटेड का मतलब है पानी है, मॉइस्चर है। फेरिक ऑक्साइड तुम्हें पता है, फेरिक ऑक्साइड कल कहां पढ़ के गए थे, बताना जरा, कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड पढ़ के गए हो कल। हाँ जी विनायक, बताओ फेरिक ऑक्साइड कहां पढ़ के गए थे बेटा कल, बताओ बेटा। थर्माइट रिएक्शन में मैम पढ़ के गए थे। थर्माइट रिएक्शन क्या थी, धनंजय बहुत खुश लग रहा है आज। हाँ जी धनंजय बताओ जल्दी, खुश नहीं हो, खुशी रहूं, हाँ तभी तो मैम, मैं तो खुशी रहूं, नहीं आज ज्यादा लग रहा है मुझे। जल्दी बताओ क्या थी थर्माइट रिएक्शन, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ थी बच्चों, एल्यूमिनियम के साथ, है ना। और फिर आयरन किस स्टेट में मिल रहा था, लिक्विड में, क्योंकि हीट बहुत रिलीज होती है। कौन कौन से टाइप की रिएक्शन में आती है थर्माइट रिएक्शन, है एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट, सब में आती है, जो कहेंगे लिख देंगे। ठीक है, हो गया डन। अब इसी कंक्लूजन लिख लो भाई। ध्यान रखो मैं एक्टिविटी नहीं लिखवा रही हूँ क्यों, क्योंकि डायग्राम बना लिया, डायग्राम में सब कुछ। अगर तुम्हें एक्टिविटी लिखने को आएगी तो आप लिख दोगे, एक्टिविटी लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, हाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। इसी कंक्लूजन लिखो, इसी कंक्लूजन लिखो जल्दी, कि टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल जो है वो रस्ट होगी, क्योंकि नेल आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। टेस्ट ट्यूब बी में और सी में कोई रस्टिंग नहीं होगी। लिख ले, क्या हो गया हाथ में है, क्या ये, क्या हो गया, थक गया। द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ पानी है और टेस्ट ट्यूब सी में सिर्फ एयर है। जल्दी लिखो, ये कंक्लूजन इस एक्टिविटी का, यही तो लिख के आए हो भी, इसलिए डायग्राम बनाओ, डायग्राम को अच्छे से समझो, वही कंक्लूजन है, वही एक्टिविटी है, लिख दोगे। लिख ले प्रणव, मस्ती मत कर।
ठीक है, और पढ़ लेना इसको आज और कल में बैठ के, फिर ट्यूसडे को देखते हैं इसका टेस्ट। क्या हुआ कांची, वाई आर सो सैड, एंड मैथ्स का टेस्ट क्यों नहीं दिया? अभी आई हूँ मतलब, सुबह कहीं गए थे? अच्छा, कम जाया करो बेटा, मंदिर गए थे क्या? तुम्हें भूख नहीं लगती जिसने व्रत रखा है? क्या क्या खाते हो तुम लोग? लड्डू पेड़े पेलते होंगे खूब, बर्फी बुर्फी बैठ के आज के दिन? नहीं, ये सब क्या क्या खाओगे आज? फल पूरे दिन या कभी कभी बीच बीच में? क्या केला? हाँ जी, हो गया, चलो। पहली टेस्ट ट्यूब में दोनों कंडीशन है, क्यों सेव नहीं है क्या तुम्हारे घर में? कह रहा केला। आओ चलो जल्दी, एलो। ए, मैं आगे चल रही हूँ, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है तुम्हें। बस लास्ट ही तो है, फिर इसके टाइप्स भी तो हैं। हाँ तो वही, तभी तो कह रही जल्दी करो। मतलब टॉपिक वो है जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना। फर्स्ट चैप्टर में याद है, सिल्वर की टार्निशिंग पढ़ी थी, कॉपर की टार्निशिंग, वही 3 चीजें, तो वो 3-4 स्लाइड तो उसी की हैं। लेकिन इसमें जो अलग चीज पढ़नी है वो पढ़ने एलॉयज, जो कि पेपर में काफी इंपॉर्टेंट। 10 तो मैं ऐसे करवाती हूँ, भी देखना तुम। आओ जल्दी, बस फिर तो हो गया। मेरा अभी नहीं हुआ, तुम्हारा अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। आओ। हाँ जी, कोरोजन और इसके टाइप्स। कोरोजन क्या होता है जल्दी बताओ? रस्टिंग एक टाइप का कोरोजन है। कोरोजन क्या होता है बताना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के लिखो डेफिनेशन खुद। कोरोजन लिखो। हाँ जी, लिखिए जरा, कोरोजन क्या होता है? लिखो कोरोजन, कोई बताओ मुझे डेफिनेशन कोरोजन की। क्या लिखोगे? फर्स्ट चैप्टर में लिख के आए हो। स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय क्या? एयर, मॉइस्चर, एसिड प्रेजेंट इन द एयर। लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी। स्लो डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन ऑफ। हाँ जी, कोरोजन क्या होता है लिखो। फर्स्ट चैप्टर की 3-4 चीजें रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है? लिखो। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय क्या? बाय द अटैक ऑफ। किस किस का अटैक होता है? गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, मॉइस्चर, एसिड और बेस इज कॉल्ड कोरोजन। हाँ जी, मेटल को क्या बोलते हैं? मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। फर्स्ट चैप्टर में जो लिखा था वही है, मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। इसलिए कई बच्चों की बुक में फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया हुआ, वो कहते हैं वो तो कट गया जी भाई। यहाँ नहीं है, कटा नहीं है, हाँ है वो तुम्हारे कोर्स में, ठीक है? इस चैप्टर में पूरा डिटेल में। हम आओ जल्दी जल्दी। अब तुम मुझे बताओगे अगली 3 स्लाइडों पे क्या लिखना है, क्योंकि तुमने सब पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है? हाँ जी, कितने टाइप की है कोरोजन तुम्हारे कोर्स में? एक तो टार्निशिंग है सिल्वर की और कॉपर की, और एक है रस्टिंग किसकी? आयरन की। आओ जल्दी। हाँ जी, ये रहा आयरन। आयरन का नेचुरल कलर बताना जरा, क्या होता है? सिल्वरी ग्रे। क्या हो रहा है इसका? मैम ये इसे 2 चीजों की प्रेजेंस चाहिए कोरोजन के लिए। कौन कौन सी 2 चीजें हैं वो? मैम मॉइस्चर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इसी को कहते हैं मॉइस्ट एयर। इसका मतलब अगर आयरन पे अटैक होगा ना मॉइस्ट एयर का, तो मैम क्या होगा? तो मैम बनेगा यहां पर Fe2O3.X। इसका कलर क्या होता है? इसी को कहते हैं मैम रस्ट। रस्ट का क्या नाम है अगर ऑप्शन में पूछ ले? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाँ जी, कौन से रंग का है ये? क्या रंग है इसका जल्दी बताओ? ब्राउन। इसका मतलब एक सिल्वरी ग्रे आयरन जो है वो ब्राउनिश कलर में चेंज होता है। इसका एक कहां पड़ा है? Fe2O3 कहां पड़ा है जल्दी बताओ फर्स्ट चैप्टर में? क्या किसके क्रिस्टल भुने थे जल्दी बताओ? आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हीट करते हैं तो लास्ट में रेडिश ब्राउन कलर क्या मिलता था? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है? तो ये रिएक्शन है कि भाई जो सिल्वरी ग्रे मेटल था आयरन शुरू में, उसका क्या बन गया है?
उसका बन गया है मैम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को कहते हैं रस्ट। लिखो जरा 2 लाइनों में इस चीज को लिख लो। और इसका क्या नाम है? इस पूरी प्रोसेस को कोरोजन को आयरन के केस में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन लिखो जरा, 1-2 लाइनें लिख लो, फिर आगे आगे चलते हैं। लिखो व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू, लिखो फटाफट, बैलेंस कर लेना, करनी होगी तो। व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू द moist air, when iron is exposed to the moist air, a reddish brown coating of a reddish brown coating of a mixture of a reddish brown coating of a mixture of ferric oxide is deposited. A reddish brown coating of hydrated ferric oxide is deposited on the surface of metal, on the surface of metal. ठीक है, उसे वो क्या बोलते हैं? रस्ट। वो यही लिख दिया है। हाँ जी, दूसरा टाइप रस्ट का क्या है? टार्निशिंग। सिल्वर, बताओ जल्दी, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ के आए हो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के बारे में? हाँ जी, सिल्वर किसमें, किसकी प्रेजेंस में खराब होता है? जल्दी बोलो। हाँ जी, सल्फर। जो सल्फर हवा में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में है? सल्फर इन एयर, और साथ में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होती है, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाता है? Ag2S। क्या नाम है इसका? दिस इज मैम सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर का कलर बताना जरा प्रणव, सिल्वर का क्या कलर है? और इसका सल्फाइड कौन से रंग का होता है? हंसने की क्या बात है? ठीक है, ब्लैक इन कलर होता है और साथ में थोड़ा बहुत वाटर वूटर भी निकलता है। लेकिन तुम्हारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? तुम्हारा फोकस होना चाहिए इस पे और सिल्वर सल्फाइड पे। तो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। जब रस्टिंग होती है ना, वो पूरे मेटल को अंदर तक खराब करती है ना, तो वहां पर फ्लेकी कोटिंग बनती है। फ्लेकी का मतलब होता है जो बार बार पपड़ी की फॉर्म में उतरती रहती है। यहां पर लेकिन ऐसा नहीं है। सिल्वर और कॉपर के केस में जो ये लेयर बनती है ना बच्चों, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये डिफरेंस है एक। अगर सिल्वर के ऊपर टार्निशिंग हुई है, अगर कॉपर के ऊपर टार्निशिंग हुई है ना, तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। क्यों मैम? क्योंकि बच्चों ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एक बार ये सिल्वर के ऊपर बन गई तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगी, मतलब मेटल अंदर सेफ है, बाहर लेयर बन गई है। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं होता। आयरन में क्या होता है? वो ऑक्साइड रिएक्ट करता रहता है, रस्ट बनता रहता है और वो उतरता रहता है पपड़ी की फॉर्म में। इसका मतलब मेटल जो है वो नीचे गिरता रहता है, तो पूरा अंदर तक छेद वेद हो जाते हैं उसमें, तो उसको तो पक्का डैमेज होगा ही होगा। लेकिन ये एक टाइप की क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर है। वॉश करवाओगे फिर से ठीक हो जाती है ज्वेलरीज। कई बार बॉयल भी करते हैं सर्फ वगैरह में, तो ये लेयर उतर जाती है इजीली। वैसे प्रोटेक्टिव है, अंदर वाला मेटल जो है वो सेफ रहता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए? ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बनता है, किसके साथ रिएक्ट करता है। तो आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर के साथ, जो सल्फर एयर में प्रेजेंट है। हाँ जी, डन। नेक्स्ट, ये क्या है? अब पढ़नी है हमें टार्निशिंग ऑफ कॉपर। टार्निशिंग क्या है बच्चों? टार्निशिंग मैम एक टाइप का कोरोजन है। ठीक है, हाँ जी बताओ जरा, कॉपर का क्या फॉर्मूला है? Cu। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? नहीं, एक लाइन लिख लो, सिल्वर की एक लाइन लिखो फटाफट, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो ना। एक लाइन लिखो, सिल्वर, बस एक लाइन लिख लो। सिल्वर रिएक्ट्स विद एयर, सिल्वर रिएक्ट्स विद एयर containing hydrogen sulfide. Silver reacts with air containing hydrogen sulfide. Bracket में लिख लो H2S. Silver reacts with air containing hydrogen sulfide and forms a black coating of silver sulfide
सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला लिख लेना ब्रैकेट में, क्या फॉर्मूला है? Ag2S। बस ये काम की कुछ कुछ बातें तो याद रखनी है। हाँ जी, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये रिएक्ट करता है मैम मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्ट बोले तो पानी और थोड़ा सा ऑक्सीजन, इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? जल्दी बताओ, फर्स्ट चैप्टर में क्या लिख के आए हो? क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है बच्चों? हाँ जी, कॉपर का क्या कलर है पार्थ रावल? किसका कॉपर ब्लैक है ब्राउन। कौन है ब्लैक कॉपर वाला? हाँ जी, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैम बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या रंग है इसका? जल्दी बताओ, दिख रहा है डायग्राम में? ग्रीन। ये बनाता है मैम ग्रीन कोटिंग। हाँ जी, आयरन के ऊपर बनती है रेडिश ब्राउन कोटिंग रस्ट की, सिल्वर के ऊपर बनती है ब्लैक कोटिंग किसकी? सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, और कॉपर के ऊपर बनती है कॉपर कार्बोनेट की बेसिक लेयर। बेसिक क्यों है? इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है साथ में, CuCO3। वैसे तो ये बनता है कॉपर कार्बोनेट, लेकिन बेसिक है, ठीक है, क्योंकि हल्का सा बेस भी उसके ऊपर प्रेजेंट होता है उस मिक्सचर में, उस कोट पे। और ये तुम्हें ये सारी चीजें मैं क्यों लिखवा रही हूं इतना, बस यही करना है, क्योंकि ये तुम्हें MCQ में डायरेक्ट ऑप्शंस में मिलता है, तो तुम्हें ज्यादा ढूंढना नहीं है वहां, ठीक है, क्योंकि और भी कंपाउंड्स मिलेंगे इन्हीं के जैसे, लेकिन तुम्हारा आंसर यही होगा, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल ट्वाइस। क्या हुआ? हाँ जी, ये भी कैसी लेयर है? ये भी प्रोटेक्टिव है। क्या हुआ? अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। ये सारी चीजें हमने रिपीट ही करी हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। ये लिखना है? क्यों लिखना, पहले से तो लिखो। हाँ जी, टार्निशिंग ऑफ कॉपर में क्या हो रहा है? ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो मॉइस्ट CO2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट में। और कौन से रंग का है? हरे रंग का है। इस तरीके से पूरी एक परत सी बन जाती है इसकी, ठीक है, प्रोटेक्टिव है। ये फ्लेकी नहीं होता, उतरता नहीं है पपड़ी की फॉर्म में, सिर्फ रस्ट उतरता है पपड़ी की फॉर्म में, ठीक है। लिखो, 2 लाइनें लिखो इसके बारे में। लिखो, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। कॉपर reacts with moist carbon dioxide present in the air. Copper reacts with moist carbon dioxide present in the air. Its surface, full stop लगा के लिखो, its surface gradually, मतलब धीरे धीरे, gets covered with a green layer of basic copper carbonate, and the metal loses its shine slowly. मेटल जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी शाइन को लूज कर देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज पे, कि बचाएं कैसे। ये तो आपने पढ़ा दिया कि ऐसे 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 खराब होता है, बचाना कैसे? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल में आता है। एक बेसिक सी चीज तो आपको पता है, बाय क्या क्या करते हैं? बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग। कैसा मेथड है? क्या परमानेंट है? ये परमानेंट क्या है? जो परमानेंट मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करो। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम पेंट मार देंगे, ऑयल कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, तो उतर जाता है, ठीक है। फिर से क्या होगा? फिर खराब हो जाएगा। इसको बैरियर मेथड भी कहते हैं। हाँ जी, एक बैरियर लगा दिया है, और मंडे को स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ना है हमने। सो पहला प्रिवेंशन क्या है? जो परमानेंट नहीं है, पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीस लगा दो। देखो इन पे पेंट हो रखा है, लेकिन ये धीरे धीरे इनकी पपड़ी उतरेगी पेंट की, फिर से एक्सपोज होंगे मॉइस्चर से, जो यहाँ लोहे की वो लगी हुई है, ठीक है। अब ये नहीं कि रोज इनको उतार रहे हो बैठ के। क्या कह रहे हैं? हाँ, है ना, पेड़ पे लगे ना जो बाहर वो है ना, ये पेड़, इन पे पैसे ही तो लगते हैं। ये क्यों खराब कर रहा है? ठीक है, तो ये परमानेंट मेथड नहीं है। लेकिन तुम्हें एग्जाम में कैसा सवाल आता है? इस सेक्शन से ज्यादातर एलॉयज पे सवाल आएगा। तो एलॉयज की कंपोजिशन तुम्हारे दिमाग में हर टाइम सेट होनी चाहिए। कोई भी एलॉय उनकी कंपोजिशन आएगी तुम्हें कि बताओ किस किस से मिलके बना है, ठीक है। आओ जरा,
तो ये परमानेंट नहीं है। बैरियर का क्या मतलब होता है? हाँ जी, व्हाट इज बैरियर? रोकथाम, सही कह रहा है। रोकथाम क्या? ये रहा मेटल, एक बाहर तुमने पेंट की लेयर लगा दी और बाहर क्या है, घूम रहा है एयर में। ये तुम्हारा एक मेटल, ठीक है, और यहां पड़े हुए मॉइस्चर, बहुत सारी गैसेस। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इससे बचाना है। तो तुमने क्या किया, यहां पे एक बैरियर बना दिया है बीच में इस तरीके से। तो अब मेटल जो है वो एक्सपोज ही नहीं हो पाएगा इन सबसे। ये सारे बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन पड़े रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने तो क्या किया है, हमने तो एक बैरियर बना दिया है पेंट, ऑयल या फिर ग्रीस लगा के। हाँ जी, तो ये टेम्परेरी मेथड है, परमानेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पहले नहीं पढ़ी है वो है गैल्वेनाइजेशन। एनोडाइजिंग याद दिलाना, लास्ट में छुड़वाई थी ना एक एक्टिविटी, एक नो मोर, वो भी इसी में कर लेंगे, इसलिए छुड़वाई थी, क्योंकि एनोडाइजिंग भी एक मेथड होता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का। हाँ जी, गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल की फीलिंग आ रही है? कौन से मेटल की फीलिंग आ रही है गैल्वेनाइजेशन में? टिन, टिन की फीलिंग आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, जल्दी बताओ। जिंक की आ रही है कहीं से? कहेंगे हमें जिंक की नहीं आ रही। गैल्वेनाइजेशन मुझे आती है फीलिंग, तुम्हें नहीं आ रही, रहने दो फिर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, एक मेटल लिया, आयरन ही ले लो, आयरन या स्टील की ज्यादातर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। करते क्या है कि जो तुम्हारा जिंक होता है ना, उसको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, पिघला लेते हैं, और आयरन के मटेरियल्स को उसके अंदर डुबकाते हैं, और फाइनली जब रूम टेम्परेचर रखते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है मेटल। तो उसके ऊपर क्या करता है, कोटिंग बना लेता है। हाँ जी, क्या हुआ यहाँ पे, ये एक तुम्हारा आयरन का कोई मटेरियल है, और तुमने क्या किया हुआ है, मोल्टन स्टेट में लिया हुआ है क्या, जिंक। तो क्या करेंगे, इस मटेरियल को इसमें डुबकाते हैं, और इसके ऊपर क्या बन जाती है, इसके ऊपर फाइनली एक पूरी की पूरी लेयर बन जाती है। किसकी? और मोटी लेयर, पतली नहीं, थोड़ी ठीक ठाक टाइप की लेयर बनती है। अब ध्यान से सुनो, ऑयलिंग और पेंटिंग से तो बेटर मेथड है ये, लेकिन ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। गैल्वेनाइजेशन जो है वो भी परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि मैम ये वाली जो लेयर है ये भी ब्रेक हो सकती है, लेयर ब्रेक होगी, लेकिन इस लेयर के ब्रेक होने के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों बताओ? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से या नहीं? ध्यान से सुनो, क्योंकि यही सवाल आता है इसमें। गैल्वेनाइजेशन पे तो बहुत कम सवाल आता है, सवाल यही आता है कि अगर गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल के ऊपर से जिंक की लेयर टूट जाए तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो हवा में तुम्हारी ऑक्सीजन और CO2 है ना, सॉरी ऑक्सीजन और मॉइस्चर है, वो इसके साथ दोबारा से रिएक्ट करके इसको क्या कर देते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसका मतलब अगर मैं आयरन हूं, मैं अंदर बैठा हूं और मेरे बाहर जिंक की लेयर है, अगर जिंक कहीं से टूटेगा भाई ना, तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर घुसने की कोशिश करेगी ना, रिएक्ट करने की कोशिश करेगी, वो पहले जिंक के साथ ही रिएक्ट करके दोबारा से लेयर बना देगी। समझ रहे हो तुम? अब ये नहीं कि बहुत मोटी दीवार बन जाएगी, लेकिन वो उसको अंदर नहीं घुसने देगी, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ही उसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से लेयर बना देगा। तो ये काफी, ये वाला सवाल आता है, और एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कहीं नहीं दिया हुआ, एक कोने में कहीं को छोटा सा दिया हुआ है। गैल्वेनाइजेशन लिखो, लिखो क्या होता है जल्दी। गैल्वेनाइजेशन में मुझे जिंक की फीलिंग आती है, तुम्हें भी आनी चाहिए, लिखो। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग, देखो स्टील लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, स्टील भी है वैसे इसमें, लिखो। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, by coating them with a thin layer of zinc, by coating them with a thin layer of zinc। तो किस किस चीज को इसमें गोले बनाने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है? आयरन और स्टील गोले बना लो इन पे, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसे पढ़ोगे इसको फिर हवा हवा में। जिंक और आयरन पता होना चाहिए किसकी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, स्टील की और आयरन की करते हैं, और किस चीज की कोटिंग है, हाँ जी जिंक की। इन पे 3 वर्ड्स पे गोले लगा लो बस, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कि आयरन की करते हैं गैल्वेनाइजेशन, और किस चीज की कोटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं मैम जिंक की, ठीक है। इनको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स। लेकिन ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, नॉट परमानेंट, लिखो नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ए भगवान, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन बेटर है किससे, ऑयलिंग वगैरह से, बेटर देन ऑयलिंग, पेंटिंग, ETC। अब एक नोट लिखो इसके अंदर, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट इज मोर इंपॉर्टेंट देन गैल्वेनाइजेशन, लिखो जल्दी। हाँ जी, नोट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि यहां से सवाल ज्यादातर यही आता है कि गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल की जो लेयर है वो ब्रेक हो जाए फिर क्या होगा, या कुछ बिगड़ेगा मेटल का। लिखो क्या लिखना है तुम्हें, नोट लिखना था ना। लिखो इफ द लेयर ऑफ जिंक, इफ द कोटिंग ऑफ जिंक, लिख लो, इफ द कोटिंग ऑफ जिंक इज broken down, if the coating of zinc is broken down from galvanized articles, from the galvanized articles, then also iron is protected against rusting, then also iron is protected against rusting, because then also iron is protected against rusting, because zinc is more reactive than iron. इसको अंडरलाइन कर लेना, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। zinc is more reactive than iron, zinc is more reactive than iron and can be easily oxidized, and can be easily oxidized, can be easily oxidized and further protecting iron, and further protecting iron। टूट भी गई लेयर कोई दिक्कत नहीं है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन वो आएंगे भी ना अटैक करने पे, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर से बचा लेगा उसको। ठीक है, तो ये बेटर है, ऑयल से तो बेटर है, क्योंकि इसमें तुम्हें दोबारा जिंक की कोटिंग नहीं चढ़ानी पड़ी, समझ रहे हो। ऑयलिंग और उसमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पेंटर बुला के पेंट मरवाना पड़ेगा, इसमें जिंक कितना बचा लेगा उसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करके। हाँ जी लास्ट बेटा, इतनी नहीं टूटेगी ना, अगर ब्रेक आया है, हल्का सा क्रैक आया है तो बात कर रहे हैं, यानी अगर पूरी टूट गई फिर कहां से रिएक्ट करेगी। हाँ जी थर्ड, और पूरी टूटती नहीं है ऐसे। आ जाओ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलॉइंग, परमानेंट मेथड। तुम्हें अगर किसी मेटल को बचाना है कोरोजन से तो तुम उसके एलॉयज बनवा लो, चलो बनाओ, काफी काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू तो आता रहता है, वैसे भी आ जाता है। आओ सुनो ध्यान से। हाँ जी 9th क्लास में पढ़ के आए हो, क्या होती है एलॉइंग। हाँ एलॉइंग करवाओ सीधे, अब एलॉइंग करवा नहीं सकते ना, वो महंगा पड़ता है ना। बताओ जल्दी क्या पढ़ के आए थे, बस पूरा करना है जल्दी, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। जल्दी बताओ, एलॉयज पढ़ के आए थे ना, कैसे बने थे एलॉयज 9th क्लास में। मैम एक मेटल दूसरा मेटल पिघलाते हैं, मिक्स कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल, कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। मैम 9-10 तक तो होमोजीनियस ही है, बाकी बाद में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन लिख लो पहले एलॉय की, लिखो जल्दी, ये 9th क्लास में जो पढ़ा हुआ है वही लिख लो। लिखो एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ, लिखो ये 9th क्लास में पढ़ा था वो लिख लो थोड़ा सा, लिखो एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, alloys are the homogeneous mixture of one metal and other non-metal, या फिर और 2 or more metals। या तो मेटल मेटल को घोल के मिलाओगे, या फिर एक मेटल नॉन मेटल को भी घोल के मिला के एलॉयज बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ ले सकते हैं, लिखा तो है, कहाँ नहीं लिखा, मेटल्स 2 और मोर मेटल्स लिखा तो है, स्टील में 3 ही होंगे, आओ पढ़ते हैं। ठीक है हाँ जी, बनते कैसे हैं लिखो जरा, बनाते कैसे हैं, पिघलाना पड़ेगा पहले मेटल्स को तभी तो मिक्स होंगे, सॉलिड सॉलिड कैसे मिक्स कर दोगे, पिघलाओ पहले। लिखो लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये सब 9th क्लास की बुक में लिखा हुआ था, कौन सा एलॉय दे रखा था वहां, कौन सा एलॉय था 9th क्लास में, ब्रास है ना, तो वो यहां भी पढ़ना है। मैं कौन कुछ बोला था कोई पीछे से, जनकू। हाँ जी लिखो जरा, लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट, अभी मैं तुम्हें जनकू सनकू पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो वैसे याद करने हैं तुम्हें। लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग, कैसे बनते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। हाँ जी प्राइमरी मेटल क्या होता है,
इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग, पहले दोनों को मेल्ट कर लेंगे, दोनों मेटल्स को मेल्ट कर लेंगे। प्राइमरी मेटल होता है वो जो ज्यादा अमाउंट में हो, जिसके जैसे ब्रास और ब्रोंज किसके वो हैं एलॉयज, क्या है उनका बेस, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी चीज होती है, कॉपर, कॉपर के एलॉयज है ना, तो कॉपर को पहले मेल्ट करेंगे। लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स। कितना भी मिला दो या कुछ डेफिनेट होता है? हाँ जी, कितना भी मिला दो, 70 80 90% कुछ भी मिला के बना दो, नहीं। इन लिखो डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स होती है, ये नहीं कितना ही मिला दिया कुछ भी उठा के, घर जाके चले गए 2-3 मैटर घोले और मिला के लो जी बन गया एलॉय, नहीं। डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, किसको ज्यादा लेना है वो भी फिक्स रहता है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के लिखो इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। पहले गर्म करो, मिक्स करो, फिर ठंडा करो, सॉलिडिफाई हो जाएंगे और क्या बन जाता है, तुम्हारा एलॉय बन जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, एक मेटल एक नॉन मेटल, दो मेटल दो से ज्यादा मेटल। अब इधर आओ जरा, एक चीज पढ़ के आयो 9th क्लास में, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी इनकी मिक्सचर से मैच नहीं करती, और कौन सी 3 प्रॉपर्टीज तुम पढ़ के आए हो 9th क्लास में कि जो मिक्सचर्स की होती हैं, लेकिन हम इनको मिक्सचर्स तो कह रहे हैं, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनके पास मिक्सचर्स की नहीं होती। फिर भी याद है किसी को कुछ मिक्सचर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी जो 9th क्लास की तुम्हें याद हो? चलो पहले इसको पूरा करते हैं फिर देखते हैं। वेरिएबल कॉम्पोजिशन अगर याद हो, तुम्हें याद है, फिजिकल मेथड से उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, तो वो वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करते हैं एलॉयज। चलो लेकिन तुम्हारे अभी यहाँ तो कोई नहीं पूछेगा तुमसे, चलो छोड़ दो, इधर आ जाओ, कभी तुम्हें चक्कर आ जाए अभी। हाँ जी, पहला एलॉय, हाँ जी क्या बेटा, कर लो कर लो, क्या दिक्कत है, कहीं भी ठंडा कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे कर लो तो हो ही जाएंगे। रूम टेम्परेचर पे क्यों कर रहे हैं, ऐसी पैसे खर्च क्यों करने हैं, क्योंकि हो जाएगा ना। नेचुरल स्टेट क्या होती है मेटल की, सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे तो अपने आप भी हो जाएंगे। आओ जरा, स्टील, हाँ जी स्टील में क्या मिलाते हो, स्टील किसका एलॉय है, आयरन का और कार्बन होता है। कार्बन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, इसमें अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट तुम वो याद कर लो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कितना परसेंट है ये याद रखना है, 0.05% कार्बन रहता है, ठीक है। किस चीज से काम आता है, क्या एप्लीकेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, किसमें यूज होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। एक एक चीज जो लिखवाई जा रही है वही याद करनी है। हाँ जी, प्योर आयरन की क्या खास बात है मैम, बहुत सॉफ्ट होता है। प्योर आयरन अगर बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है, सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच बहुत इजीली होता है। प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट है जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है, जैसे ही हल्का सा गर्म करेंगे स्ट्रेच भी बहुत इजीली होता है। तो तुमने क्या किया है, उससे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो हमने क्या किया, उसके अंदर 0.05% कार्बन मिला के उसका एक एलॉय बना लिया, स्टील। बर्तन किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं। क्यों, अब ये देखो थोड़ा सा फनी है लेकिन तुम्हें याद हो जाएगा। हाँ जी, क्या क्या है इसमें, आयरन, निकेल और क्रोमियम, FeNiCr क्रोमियम का सिंबल होता है। तो तुम्हें क्या याद करना है इसमें, आयरन का निक्कर। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील क्या है, आयरन का निक्कर, क्योंकि भूल जाओगे पेपर में सीधा पूछेगा वो तो सीधा देखेगा इसने लिखे कि नहीं लिखे तीनों। हाँ जी, आर्यन का नहीं आयरन का निक्कर, आयरन, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। याद रखना है तीनों, इनका रीजन है, यहां भी वही रीजन है। सॉफ्ट आयरन, आयरन क्या होता है प्योर फॉर्म में, सॉफ्ट होता है, उसके बर्तन नहीं बन सकते थे। पहले एप्लीकेशन ही लिख लो, यूटेंसिल्स। अब देखो तीनों की अपनी खास खास बातें हैं, क्यों मैम इसको यूज कर रहे हैं। निकल उसको हार्ड बनाता है, आयरन को हार्ड बनाने के लिए क्या किया, निकल, यहां भी लिख लो, इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। स्टील कैसा बन गया है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील के अंदर आपने निकल डाला है हार्ड बनाने के लिए, और आपने कोरोजन से बचाने के लिए उसको क्या डाला है, क्रोमियम, और ये उसको स्टेनलेस भी बनाता है। देखा ना स्टील के बर्तन कितने चमकते हैं,
तो वो उसमें क्रोमियम का ही रोल है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं, मैं बहुत इनको बड़ा बड़ा पॉइंट करके भी लिखवा सकती थी, लेकिन मैं छोटे में लिखवा रही हूं ताकि तुम उनको ग्रास्प कर लो इजीली कि भाई ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? आयरन का निक्कर। ठीक है, आयरन का नहीं, आयरन का। तुम मुझे भी थोड़ी देर में आयरन आयरन निकलेगा मुंह से। ठीक है, आर्यन इसका दोस्त है पार्थ का, देख लेना, चेक कर लेना किस चीज का निक्कर है भाई तेरा। ठीक है, FeNiKr, और रीजन है जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसमें क्या मिक्स कर दिया? निकल मिक्स कर दिया ताकि हार्ड हो जाए और कोरोजन ना हो और शाइन बनी रहे बर्तनों की, क्रोमियम ऐड कर दिया है, तो ये एक एलॉय है। हाँ जी, गोल्ड कैसा होता है? 22 कैरेट गोल्ड। शाबाश, देखना जरा। हाँ जी, प्योर गोल्ड की क्या पहचान है? प्योर गोल्ड जो होता है मैम AU, वो भी सॉफ्ट होता है बहुत। सब सॉफ्ट है क्या? बिल्कुल, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है 24 कैरेट, वो बहुत सॉफ्ट होता है। मैं लिख देती हूं यहां, AU प्योर गोल्ड 24 कैरेट इज सॉफ्ट। तो क्या मिलाते हैं इसमें? कैरेट में उसकी प्योरिटी नापते हैं, प्योरिटी नापने की यूनिट है। अगर 24 कैरेट है मतलब प्योरेस्ट है। ठीक है, तो बाय 24 कैरेट वाला जो होता है बिल्कुल प्योर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 2 कैरेट क्या मिलाते हैं? कॉपर और सिल्वर। तो जो तुम्हारा गोल्ड बनता है वो कैसा बनेगा बच्चों? वो बनेगा मैम तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि कॉपर और सिल्वर मिलाते हैं एलॉइंग करने के लिए। ठीक है, और किस चीज में यूज होता है? ज्वेलरी बनाने में। तो ये ध्यान रखनी है बातें। ठीक है, तो गोल्ड का क्या यूज है? ज्वेलरी बनाने में काम आता है। प्योर गोल्ड जो है वो है तुम्हारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो अगर तुमसे पूछेगा ना एग्जाम में कि ऑर्नामेंटल गोल्ड कौन सा है, 22 कैरेट होता, तो 18 कैरेट भी है, 19 कैरेट भी है, बट तुम्हें वो नहीं ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में दिया है वो ध्यान रखना है। पूछेगा कि ज्वेलरी बनाने में कौन सा गोल्ड यूज हो रहा है, ऑर्नामेंटल गोल्ड कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर होगा 22 कैरेट। 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें कॉपर या सिल्वर मिला देते हैं और ज्वेलरीज बना लेते हैं उससे। ये प्योरिटी, कैरेट जो है प्योरिटी की यूनिट है। ठीक है, इसके लिए अलग मायने हैं। ठीक है, बस इतनी इतनी बातें ध्यान रखनी है, बहुत अजीबोगरीब तरीके से एनसीईआरटी में दिए, तुम डायरेक्ट इसको टेबल को कर लेना। आओ, और कौन से कराऊं? ब्रास और ब्रोंज, ये याद कर लो। हाँ जी, किसके अलॉयज हैं? कॉपर के, दोनों। मैम कॉपर के क्यों है ये? इनमें तो आप वो भी डाल रहे हो, एक में जिंक एक में टिन, क्योंकि कॉपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, इसमें 80% है और इसमें 90% कॉपर है। तो एलॉय हम उसका बोलते हैं जो ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जो मेटल है। हाँ जी, इसको कहते हैं जनकू, और यह है सनकू। ध्यान से सुन लो, ब्रास क्या है? जनकू, जिंक और कॉपर, और ये क्या है? टिन और कॉपर। टिन का क्या सिंबल होता है? SN। तो ये याद रखना है तुम्हें पक्का। हाँ जी, क्या फायदा कॉपर की, बताना क्या प्रॉपर्टी है कि इंपॉर्टेंट? कॉपर कहां पढ़ के आए हो भी इस चैप्टर में? पीछे क्या पढ़ा था कॉपर के बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज पढ़ के आए थे कि बहुत शानदार चीज है ये इसकी। है, करो कुछ रीसेट दिमाग को, करो रीसेट। कॉपर क्या बेटा? अच्छा, तो तुम मत करो, ये इसका रीसेट कर रहा है बैठ के, अपना कर ले, इसका मत कर। कॉपर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की अगर बात करें, गुड कंडक्टर ना, लेकिन ये दोनों गुड नहीं होते। एलॉयज बना के क्या होती है? एलॉयज बना के प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो इनकी प्रॉपर्टी बदल गई है। हाँ जी, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ किसका? इलेक्ट्रिसिटी।
बट चुप मत होना, ठीक है? हाँ, मैम इनका फायदा क्या है? हाँ जी, किस किस के काम क्या बनाने के काम आते हैं, जल्दी एप्लीकेशन बताओ। बर्तन किसके बनते हैं? इसके मेडल, मेडल ये क्या है? इसके बर्तन। और ब्रॉन्ज का क्या क्या बनता है मैम? कॉइन्स वगैरह बनते हैं और मेडल, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। इनमें पीतल कौन सा होता है? क्या बोला है आरुष? अचार? ये शायद पीतल है, और इसको क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज को? तेरी हिंदी हिंदी बहुत करता रहता है, बता। तांबा? कांचे, कांचे क्या होता है? शायद कांचे कहते हैं शायद, देख लेना, मेरी भी हिंदी थोड़ी कमजोर है। ये पीतल है शायद, ये कांचे शायद, ठीक है? हाँ जी, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। तुम्हें इसमें एप्लीकेशन तो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, बट ये इतनी बातें दी हुई है, ये सारी पता होनी चाहिए। तुमसे पूछ लिया कि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, बताओ इसके एलॉयज का क्या? तो एलॉयज गुड कंडक्टर नहीं है। परसेंटेज देख लो तुम, ब्रास के अंदर 80% है, तो ये कितना हो जाएगा? जिंक 20, इसमें ये 90 है, कितना हो जाएगा? 10। तो जनकू सनकू याद रखना है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? हाँ जी, आयरन का निक्कर है वो। आयरन, निकल और क्रोमियम, सबकी अलग अलग फीचर है जो उसके अंदर आती है स्टील के अंदर फाइनली। हाँ जी, स्टील में क्या है? स्टील में सिर्फ स्टील में क्या है? आयरन और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में क्या है? आयरन का निक्कर। ब्रास में क्या है? जनकू। ब्रॉन्ज में क्या है? सनकू, ठीक है? सनकू हाँ, और उसको फैला के बोलो सनकू चलो लास्ट दो बचे हुए हैं। कौन कौन से बच गए? और दो। शोल्डर, हाँ, और एमलगम हाँ जी, बस दो ही बचे हैं, शोल्डर और एमलगम। शोल्डर ये वाला नहीं है, शोल्जर से याद करना है, शोल्जर ध्यान से सुनो, कैसे याद करना है भाई? याद कर, ये याद ही करने हैं तुम्हें। तुम सोच रहे हो कि आसमान पाताल कुछ ऊपर नीचे करके होगा, नहीं, सुनो ध्यान से। शोल्डर बनाए मिलके सैनिक कौन कौन बनते हैं? वैसे तो गर्ल्स भी जाती हैं सेना में, लेकिन तुम्हें बाप और बेटे से याद करना है इसको। लिड का सिंबल क्या होता है? पीबी। और टिन का सिंबल क्या होता है? ध्यान से सुनो, पीबी मतलब पापा और एसएन मतलब सन, मतलब ऐसे याद करना है तुम्हें। तो शोल्डर में कौन है? शोल्डर में बाप और बेटे हैं सिर्फ, ठीक है? लेड और टिन, ये याद रखना है तुम्हें। हाँ जी, एमलगम में कौन है? एमलगम में मैम एक तो मरकरी है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, एमलगम क्या है? नहीं, चुप एलॉय ऑफ मरकरी, हाँ ऐसे ऐसे ही लाना तुम उठा के। हाँ, फिर मैम अगर प्लास्टिक होती होगी तो प्लास्टिक उठा के एमलगम बना देंगे ना, एप्लीकेशन हो जाएगी। एलॉय ऑफ मरकरी विद एनी अदर मेटल, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, एल्यूमिनियम। सिल्वर और गोल्ड का अमलगम यूज होता है कहाँ? डेंटिस्ट यूज करता है दांतों में भरने को, डेंटल अमलगम कहते हैं उसको। सोना इतना नहीं कि भर के 2 किलो सोना लगा दिया दांत में, बहुत माइन्यूट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटल अमलगम। फिलिंग करने के काम आता है। कौन से वाला? सिल्वर एचजी वाला, मरकरी एचजी होता है ना, और गोल्ड, ठीक है? एल्यूमिनियम के साथ भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट तुम वो याद करो जो तुम्हारी बुक में है। एमलगम का क्या मतलब है? एक मेटल जो है वो मरकरी है, बाकी कुछ भी ले लो, ठीक है? तुम कौन सा याद कर लो? सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। क्या फायदा है? फायदा ये दांतों में भरवा लेंगे, दांत में छेद हो गया, गैप हो गया कहीं, उसकी फिलिंग के काम आता है। हाँ जी, शोल्डर कौन है? बाप और बेटा, ठीक है? याद कर रहे हैं तुम, ऐसे करना हो कर लेना, नहीं तो मत करना। आधों को तो याद हो ही जाएगा, ये जो दिमाग से इसको सुन लिया होगा, नहीं तो फिर अपने हिसाब से गलत करना टेस्ट में, और क्या बोलूं मैं अब। हाँ जी, एप्लीकेशन ये है। अभी एक और बचा हुआ है, ये मत सोचो ये लिख के और भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। एक एनोडाइजिंग और बचा है।
एप्लीकेशन क्या है इसकी, वो पढ़ी होगी तुमने, वायर्स को वेल्ड करने के काम आता है। शोल्डरिंग देखा है कभी किसी को करते हुए? क्या करते हैं बताओ जल्दी, किसी ने अगर देखा है तो। शोल्डर की वायर लेते हैं, ये जो एलॉय है ना, इसकी वायर लेते हैं, इसको, इसका एक शोल्डरिंग का हीटिंग एलिमेंट होता है, उसके ऊपर गर्म करते हैं तो ये वायर मेल्ट हो जाती है, और इस मेल्टेड वायर से तारे जोड़ने के काम आते हैं। सर्किट में ना कहीं भी अगर तार टूट गई है, किसी भी हाउस होल्ड सर्किट में अगर कोई वायर टूट गई है, उसको ज्वाइन करने के काम आता है, उसको शोल्डरिंग कहते हैं। तो वो इसकी एप्लीकेशन है। क्यों है मैम, लिखो, शोल्डर हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा आरुष? लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है हल्का सा गर्म करेंगे मैम मेल्ट हो जाएगी, और फिर जो तार चिपकानी है उसके बीच में रखेंगे, वो तारे जुड़ जाएंगी। ठीक है, यूज टू वेल्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स। ये सी है। ठीक है, तो ये इतने सारे अलॉयज तुम्हें हर टाइम पता होने चाहिए कि स्टील क्या है, आयरन और कॉपर किस चीज के काम आता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आता है। स्टेनलेस स्टील क्या है मैम, आयरन का निक्कर है, आयरन है, निकल है, क्रोमियम है। निकल किस लिए, निकल हार्ड बनाता है आयरन को, और क्रोमियम क्या करता है, वो स्टेनलेस बनाता है और साथ में कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या बनाने का काम आता है, बर्तन। बर्तन ज्यादातर स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अमलगम क्या है, अमलगम का मतलब है मैम एलॉय किसका, मरकरी का, किसी के भी साथ, जैसे डेंटल अमलगम होता है, सिल्वर या गोल्ड को मरकरी में मिला के यूज करते हैं। ठीक है, तो वो किस चीज के काम आता है, फिलिंग के काम आता है, डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं उसको। शोल्डर क्या है, बाप और बेटा। बाप कौन है, लेड, और बेटा कौन है, एसएन। एसएन कौन है, टिन। तो टिन और लिड का जो है एलॉय है कौन, शोल्डर। किस चीज से काम आता है मैम, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, यही इसकी एप्लीकेशन है। किस चीज में, इसको हल्का सा गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे, और जहां भी वायर्स जोड़नी होगी उनको जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स क्या होते हैं जनरली मैम, सॉलिड होते हैं, तो वो अपने आप क्या होंगे, ठंडे होके उसको फिक्स कर देंगे उस चीज को। हाँ जी, कितने कैरेट गोल्ड यूज करते हैं ज्वेलरी में, 22। 22 में दो क्या मिलाते हैं, दो पार्ट किस चीज के होते हैं, सिल्वर के या फिर गोल्ड के, कॉपर के, सॉरी, सिल्वर या फिर कॉपर, गोल्ड ही मिला दिया मैंने गोल्ड में, वाह। ठीक है, और क्या पढ़ा है, ब्रास और ब्रॉन्ज पढ़े हैं, वो क्या होते हैं मैम, वो जनको सनकू होते हैं। एक में जिंक के साथ कॉपर है, एक में टिन के साथ कॉपर है। क्या एप्लीकेशन है इनकी, बर्तन बनाने के काम, वही मेडल वेडल, घंटी वंटी, ये सब है ना। तो ये सारा तुम कर लेना। हाँ जी, लास्ट एनोडाइजिंग, लास्ट मेथड है एनोडाइजिंग। नाम से क्या पता चल रहा है, बताना जरा, एक बार नाम से बता दो क्या पता चल रहा है। एनोड कुछ पता चल रहा है, ये बताना। हाँ जी, एल्यूमिनियम की क्या खास बात है, एल्यूमिनियम कैसा मेटल था, एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन थी इसकी, कौन बताएगा। एल्यूमिनियम की एयर या ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। कैसी थी ये भी बता दो जल्दी, पढ़ के गए थे ना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और कौन था उसका भाई, कैल्शियम। मैग्नीशियम में क्या करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे अपने ऊपर एक पतली सी कोट बना लेते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। कोट, अब ये नहीं कोट पैंट सिलवा के बैठ गए, इधर आओ। हाँ जी, ये क्या करते हैं मैम, अगर ये मेरा एल्यूमिनियम मेटल है तो हमने ये पढ़ा था एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में कि कुछ मेटल्स रूम टेम्परेचर पे, आरटी क्या है आरटी क्या है, चुप रहो, इसको बताने दो। हाँ, आरटी क्या है, आरटीओ, आरटीआई। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है मैम, मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की क्या बन जाती है, क्या फायदा है इस लेयर का, इस मेटल को, नुकसान है मैम, नुकसान तो है। नुकसान क्या है, क्या नुकसान है इस लेयर का आरुष, इसकी चमक चली जाती है ना, शाइन चली जाती है। तो वैसे तो फायदा है, अंदर का मेटल तो मैम बिल्कुल सेफ है, बाहर एक लेयर बना ली, चिल अंदर बैठा हुआ आराम से। लेकिन जब तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तुम क्या करोगे इसको मैम, इसको हटाएंगे किससे, रब करके। हाँ जी धनंजय, किससे हटाएंगे ऑक्साइड की लेयर, सैंड, सैंड, आगे सैंड वाटर, सैंड पेपर से रगड़ देंगे, उतर जाएगी। ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें। एनोडाइजिंग में तुम क्या कर रहे हो, हाँ जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुना दीजिए, सुना रहे हैं, सुन लीजिए। ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर जो लेयर बनती है वो पतली सी बनती है।
एनोडाइजिंग वो मेथड है जिसमें इसके एल्यूमिनियम के ऊपर ना, स्पेशली एल्यूमिनियम आर्टिकल्स के ऊपर मोटी लेयर बना देते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर मैम बहुत मोटी लेयर बना देते हैं, इतनी मोटी कि हमेशा के लिए क्या हो जाए, सेफ हो जाए। तो एनोडाइज्ड यूटेंसिल्स भी आते हैं मार्केट में, क्या होता है, इतनी मोटी लेयर बना देते हैं ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के ऊपर कि अब इसकी रस्टिंग ही ना हो, कोरोजन ही ना हो। कैसे बनाते हैं बताना जरा। अगर तुम्हें ऑक्सीजन किसी मेटल के ऊपर चिपकानी है तो कैसे चिपकाओगे, तुम्हें इसका Al2O3 बनाना है, बताना जरा मेटल की स्ट्रिप कहां लोगे, कैथोड पे कि एनोड पे, सोच के बताना। बस इसमें यही एक चीज है जो तुम्हें समझनी और पढ़नी है। अगर तुम्हें एक एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन चिपकाना है, ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है तुम्हारी, और तुम्हें इसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग चिपकानी है, तो मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि इसको तुम किससे कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से। अभी मैं कुछ नहीं बना रही हूं, वो तो मैंने गलत बनाया है, तुम अपना दिमाग लगा के यूज करो। ये क्या है बताओ जल्दी। बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, इसको। क्यों, पॉजिटिव से क्यों, नेगेटिव से क्यों पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्यों नेगेटिव, नेगेटिव से क्यों पॉजिटिव, जल्दी बताओ, लास्ट चीज है फिर तुम्हें छुट्टी है। तो नेगेटिव कौन है, किसे अट्रैक्ट करना है यहां तुम्हें, एग्जैक्टली ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ध्यान से सुनो, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एनोडाइजिंग में, ध्यान से सुनो। मेटल की जो स्ट्रिप लेनी है ना, खुशी की तो बात ही है, हाँ जी, प्योर एल्यूमिनियम मेटल की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर ऑक्सीजन चिपकानी है, तो कौन किसे अट्रैक्ट करना है, टैंक में से। ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह ही होती है, ऑक्साइड चिपकाना है, इसका मतलब ऑक्साइड कैसा है, नेगेटिव, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब मैम अगर एनोडाइजिंग करनी है ना एल्यूमिनियम की, अगर एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग करनी है तो एल्यूमिनियम को लेना पड़ेगा एज अ क्या, एनोड। प्योर एल्यूमिनियम मेटल की स्ट्रिप लेंगे एज एनोड, और उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे ये ऑक्साइड आयंस, तो बन जाएगी मोटी लेयर ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर द एल्यूमिनियम। तो यही है एनोडाइजिंग। तो ये भी कोरोजन से बचाता है। लिखो फटाफट 2 लाइनें, बस बस 2 ही हैं लास्ट। लिखो एनोडाइजिंग लिख लो पहले तो हेडिंग। एनोडाइजिंग में लिखो अ क्लीन स्ट्रिप ऑफ, अ क्लीन एल्यूमिनियम स्ट्रिप या आर्टिकल, जिस पे भी लगाना है, अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल और स्ट्रिप इज मेड द एनोड, इज मेड द एनोड, ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख लो अपने आप, तुम्हें पता है ये पॉजिटिव है, एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इज electrolyzed with dilute sulfuric acid, full stop, next point लिखो, the oxygen gas evolved at the anode, the oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminium, the oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminium to make a thicker layer of, to make a thicker protective oxide layer, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, to make a protective thicker oxide layer, protective thicker oxide layer। बस लिखो this makes this makes the articles resistance to further corrosion, this makes the articles resistant to further corrosion। रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने एक्स्ट्रा 15 मिनट दी।